Hello everyone, welcome to the Guru Krupa classes. So in this video, we are going to discuss the part second of the chapter first of SSC class 10th Science 1 and the chapter name is gravitation. तो इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन का पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट सेकंड और पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन और एंड हुआ था वो पार्ट फर्स्ट हमारा ग्रेविटेशन के केपलर्स के लॉज पे। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे इसका पार्ट सेकंड एंड पार्ट सेकंड स्टार्ट विद द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अभी हम देखेंगे न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बेसिकली हमें पता है कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। तो कोई भी दो बॉडीज है उन दोनों के बीच में का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे एफ। एफ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो ग्रेविटेशन है वो क्या रहता है कि सपोज फर्स्ट दिस इज द पार्ट फर्स्ट बॉडी, ये हमारी सेकंड बॉडी रहेगी। दोनों बॉडीज अलग अलग है। तो फर्स्ट बॉडी का मास m1 रहेगा, उसी तरह सेकंड बॉडी का मास m2 रहेगा। दोनों बॉडीज अलग अलग है। तो पहले का मास m1, दूसरे का मास m2, और ये दोनों बॉडीज में का उसके सेंटर में से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रहेगा हमारा r। क्या रहेगा? r, उसको हम r बोलेंगे। तो न्यूटन ने बोला कि ये जो दोनों ही बॉडीज है इन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलेंगे कैपिटल एफ। क्या बोलेंगे? कैपिटल एफ। तो ये जो कैपिटल एफ है उसकी वैल्यू उसने न्यूटन ने बताई कि ये जो कैपिटल एफ है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, जो हमारा मास है m1 और m2, इन दो बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में का जो जो डिस्टेंस है दैट इज आर। तो आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा क्या? हमारा जो फोर्स है दोनों ही ऑब्जेक्ट में का। तो फोर्स क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ masses m1 and m2 and inversely proportional to the square of distance between these two objects। यही है और यही हमारा स्टेटमेंट बनता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा बिटवीन एनी टू बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज के बीच में या कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास रहेगा उन दोनों मासेस का प्रोडक्ट। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट पास रहेंगे तो डिस्टेंस कम रहेगा, डिस्टेंस कम रहेगा ऑब्जेक्ट पास तो डिस्टेंस तो हम आर बोलेंगे। तो ये जो आर है, आर क्या रहेगा? डिस्टेंस हमारा कम रहेगा तो हमारा जो फोर्स है क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और अगर डिस्टेंस हमारा ज़्यादा रहेगा तो फोर्स क्या रहेगा? कम रहेगा। यही हम उसने बताया। तो इसको हम कलेक्टिवली लिखेंगे कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। अभी यहाँ से मैं ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हम हटा देंगे। तो हटाने के बाद वहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा और उसी कांस्टेंट को हम बोलेंगे जी। और बाकी जैसे का तैसा m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, वेयर यहाँ पे हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? जी इंट्रोड्यूस किया। जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्या रहेगा हमारा? वो रहेगा हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो लिखते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू है, वो जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये हमारी वैल्यू रहेगी किसकी? जी, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो हमारा जी है वो हमेशा कैपिटल जी ही रहेगा, स्मॉल जी अलग है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पे कैपिटल जी रहेगा जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहेगा।
तो हमारा कलेक्टिवली जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आती है कि F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फोर्स एंड इसी को हम लॉ बोलेंगे। तो यही है हमारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या, फोर्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और वो दोनों क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट है m1 एंड m2। तो दिस इज द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलो अभी हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब कोई भी चीज रहेगी उस चीज का एक मास, एक पॉइंट रहेगा, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का एक सेंटर रहेगा जहाँ पे होल ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेट होगा। क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा होल ऑब्जेक्ट का मास, उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट का क्या रहता है, एक पॉइंट रहता है जहाँ पे वो पूरी तरह से बैलेंस होता है, मतलब सभी हमारे मास पॉइंट वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। चलो आगे अब देखते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पहले ही देखा, अभी क्या करेंगे हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कोई भी देखो, कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने को मतलब कब परफॉर्म होता है, जब भी हम क्या करते हैं कि हमारी जो स्पीड रहेगी, जब भी हमारी स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो वहाँ पे जो मोशन परफॉर्म रहेगा वो रहेगा हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड बेसिकली फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, स्पीड हमारी कांस्टेंट ही होनी चाहिए। और और स्पीड तो कांस्टेंट होनी ही चाहिए, लेकिन इसको पॉसिबल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए थोड़ा लाइन बाय लाइन से पढ़ते हैं। तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। हमको पता है कि हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करा जो क्या है, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ में रोटेट। अब सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है, उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, तो क्या है कि मीन्स ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। एंड दिस मोशन, ये जो मोशन है वो पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा, जब उस पर एक कॉन्स्टेंटली फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगेगा उस पर, एक फोर्स लगेगा, कॉन्स्टेंटली फोर्स लगेगा उस पर, और वो फोर्स हमेशा डायरेक्ट होगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, उस सर्कल के सेंटर के टूवर्ड्स डायरेक्ट होगा, उसके सेंटर के टूवर्ड्स ही लगेगा। तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का मास हम लेंगे कैपिटल स्मॉल एम, उसके बाद उसकी स्पीड हम v लेंगे, और जो रेडियस है, जिस सर्कुलर पाथ में हमारा ऑब्जेक्ट घूम रहा है उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उसको हम क्या बोलेंगे, r बोलेंगे। तो r, तो इसी तरह जो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स को हम क्या बोलेंगे, F बोलेंगे, और वही है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको बोलेंगे हम F। एंड F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, यही रहेगी हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। और फोर्स रहेगा तो फोर्स का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा। क्या रहेगा, न्यूटन। तो अभी हमारे एक ऑब्जेक्ट के केस में हुआ, तो हमारा प्लैनेट, हमारे जो प्लैनेट है या अर्थ है वो भी सन के अराउंड इसी मैनर में घूमती है, सर्कुलर मैनर में, और सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में जब घूमते हैं तो हमारी अर्थ या कोई भी प्लैनेट, प्लैनेट पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या है, उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमेशा प्लैनेट के बाहर लगता है, टुवर्ड्स द सन, सन के टुवर्ड्स लगता है, मतलब वो सन जो है हमारा सेंटर ऑफ मोशन है उसकी तरफ लगता है फोर्स। तो फोर्स कौन सा है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू रहेगी F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। तो देखो अभी जो हमारा यम है, यहाँ पे यम क्या होगा, वेयर, यहाँ पे हमारा यम क्या रहेगा, मास ऑफ प्लैनेट। हमारा जो प्लैनेट है उसका मास हम कैपिटल यम लेंगे, यहाँ पे यम इज द मास ऑफ प्लैनेट। और उसके बाद v, v इज द स्पीड ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट जो हमारा रोटेट कर रहा है उसकी स्पीड। और जो हमारा r रहेगा, r इज द डिस्टेंस। ये क्या है, हमारा डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, ये हमारा डिस्टेंस है प्लैनेट से, प्लैनेट से सन तक। कहाँ तक, प्लैनेट से
सन तक हमारा ये डिस्टेंस है। तो यही जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल एफ वाला लिखा है हमने, अब इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 1। क्या लेंगे, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 लेके अभी हमको पता है कि हमारी जो वेलोसिटी नहीं, हमारी जो स्पीड रहेगी उस स्पीड को हम v बोलेंगे। और वही जो v है वो v क्या रहता अपना, वही जो v है, जस्ट मिनट, वो जो v है वो क्या रहेगा, हम स्पीड लेंगे तो वहाँ पे हमारा रहेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस क्या किया, ट्रैवल किया, अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लिया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो अर्थ ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अभी अर्थ जो है हमारी वो सर्कुलर मैनर में घूमी, और जो सन है सन सेंटर में, तो सर्कुलर मैनर में घूमी, मतलब एक सरकमफरेंस के अराउंड घूमी। तो सरकमफरेंस जो रहता है उसकी वैल्यू रहती है 2πr। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया वो 2πr अपॉन टी इज द टाइम टेकन। हमने पहले ही पढ़ा था, जो टाइम है अर्थ को उसको हम टी बोलेंगे, और जो टाइम लेती है टुवर्ड्स द सन या अराउंड द सन जो घूमती है उसका जो टोटल टाइम रहता है उसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, जो कि टाइम पीरियड होता है। क्या होता है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड लिया हमने। तो अभी v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन टी, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन टी। v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन टी, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 2। तो अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 इन 1, या फिर पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। और हमारा अभी इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 थोड़ा साइड में लिखता हूँ मैं, f इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, यही है हमारा इक्वेशन। इसी में हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हियर इट इज, और f विल बी m इंटू v, क्या रहेगा हमारा, v जैसे का तैसा पूरा का पूरा अपॉन कैपिटल T, और इसको क्या बोलेंगे हम, इसका क्या लेंगे, स्क्वायर अपॉन जो आर है इस होल का अपॉन ले लेंगे। तो एफ इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे। ये होगा हमारा यम 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई का स्क्वायर रहेगा, इंटू यहाँ पे रहेगा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसको अभी अच्छे से लिखेंगे। तो एफ रहेगा हमारा यम, तो 4 आगे लेंगे, 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर। तो अभी क्या करेंगे हम उसको, ये जो अबो वाला इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंड उसको हम डिवाइड भी करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, आर से। तो एफ विल बी 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर, और ऊपर वाला भी आर स्क्वायर, इसको हम करेंगे आर से मल्टीप्लाई, और क्या करेंगे, आर से डिवाइड करेंगे। आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन होगा कि एफ इज इक्वल्स टू, एफ विल बी 4 पाई स्क्वायर यम आगे लेंगे हम, 4m पाई स्क्वायर, और यहाँ पे कोई तो मिस्टेक हुई है, नहीं, हमारा जो टी है टी रह गया है, टी को हम लिख लेंगे, टी स्क्वायर विल बी, ये रहा हमारा टी स्क्वायर। तो एफ इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन, ये जो हमारा आर, इधर आर स्क्वायर और आर, तो लॉज ऑफ इंडाइसिस में हमारा बेस सेम है तो पावर की क्या होगी, एडिशन होगी, तो आर क्यूब होगा। और उसके बाद इसको क्या लिखेंगे हम, नीचे का टी स्क्वायर जैसे के तैसे इंटू अपना आर इंटू आर, यहाँ पे नीचे 2 आर होंगे तो आर का स्क्वायर होगा। तो अभी इसको हम देख रहे हैं, तो देखने की थोड़ा सा नज़रिया बदलना होगा। थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे, 4m पाई स्क्वायर, और ये जो हमारा आर स्क्वायर है इसको हम सेपरेट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सेपरेट लिखेंगे, ये हमारा आर स्क्वायर, और इनटू ऊपर का आर क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे का क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर। दोनों ही अलग अलग लिखे हमने। तो अभी ये जो है ना, इसको मैं इसे ब्रैकेट कर लेता हूँ। तो अभी देखो इसकी वैल्यू जो है,
हमने केपलर का थर्ड लॉ पढ़ा था कि टी स्क्वेयर जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कि टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आर क्यूब के। और हमने क्या पढ़ा था कि ये जो हमारा टी स्क्वेयर है इसकी हमने वैल्यू निकाली थी। क्या थी वो वैल्यू थी कि टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे। क्या इंट्रोड्यूस किया था? कांस्टेंट के इंटू आर क्यूब। यहाँ पे हमारा के रहेगा तो के की वैल्यू क्या रहेगी हमारी? के इज इक्वल्स टू, के विल बी क्या रहेगी? इक्वल्स टू हमारी वैल्यू, जस्ट मिनट थोड़ा प्रॉब्लम है, के इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या रहेगी? टी स्क्वेयर जैसे का तैसा। और ये जो आर है नीचे जाके आर क्यूब होगा, तो आर क्यूब होगा, ये तो हमारी के की वैल्यू रही। लेकिन अगर हम उसको उल्टा करेंगे, मतलब उसको लिखेंगे हम 1/k, तो 1/k के केस में हमें ये आर क्यूब ऊपर चला जाएगा हमारा, और ये जो टी स्क्वेयर है वो नीचे आ जाएगा। तो यही वैल्यू जो है टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, मतलब 1/k इज इक्वल्स टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेयर, यही वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन देते हैं, इक्वेशन थर्ड देंगे, क्या देंगे? इक्वेशन 3। तो इक्वेशन हमारा 3, इक्वेशन 3 बिकम्स, वो क्या रहेगा? इक्वेशन 3 हमारा रहेगा कि इक्वेशन 3 रहेगा हमारा एफ इज इक्वल्स टू, ये जो हमारा 4m पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और ये जो हमारा पूरा का पूरा वैल्यू है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेयर, हमारा आर स्क्वेयर है, चाहे आर स्क्वेयर। तो ये जो हमारा आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेयर है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1/k। क्या लिखेंगे? 1/k। अभी मैं इस f को स्प्लिट कर लेता हूँ, f को मतलब ऐसे थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, तो हमारा f रहेगा, f इज इक्वल्स टू, f विल बी 4m पाई स्क्वेयर अपॉन k इंटू 1/r स्क्वेयर। और जो हमारा ये है इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और ब्रैकेट में डालने के बाद वो हमारा क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या है ये? हमारा कांस्टेंट है, और इंटू आर 1/r क्यूब। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो हमारा एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वेयर के, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यही पे हमारा एक लॉ भी प्रूव होता है, और इसी को न्यूटन्स ने क्या बोला? न्यूटन ने कि ये जो है यही है इन्वर्स स्क्वेयर लॉ। क्या है? इन्वर्स स्क्वेयर लॉ, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वेयर है उसका इन्वर्स है। क्या है? इन्वर्स। तो इसी तरह से इन्वर्स स्क्वेयर लॉ, यहाँ पे इन्वर्स स्क्वेयर लॉ प्रूव होता है। चलो, तो अभी हम देखते हैं बाद में सॉल्व एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे। सॉल्व एग्जाम्पल है, तो सॉल्व एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे एक महिंद्रा और विराट दोनों दोनों ही, मतलब स्टूडेंट ध्यान रखो, ये जो महिंद्रा और विराट है ये दोनों ही लोग, हम इन दोनों को ही इस चैप्टर में लेके चलेंगे। इनके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम है, 8-10 प्रॉब्लम सिर्फ इन दोनों के ऊपर है। तो महिंद्रा और विराट ये दो लोग हैं, कहाँ पे बैठे हैं? वो एक बेंच पे बैठे हुए हैं, और एक सर्टन डिस्टेंस पे बैठे हुए। क्या है? सर्टन डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस कितना है? वो है हमारा 1 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पर्सन इज द 1 मीटर। और उन दोनों के मासेस दिए हुए हमको, एक का मास है 75 kg एंड अनदर वन इज 80 kg। तो दूसरे का मास है 80 kg। उसी के साथ उसको हमको क्या पूछा है उन्होंने? ग्रेविटेशनल फोर्स उन दोनों के बीच में। तो क्या पूछा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हमने पिछले एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, वो क्या होता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन की लॉज के अनुसार एफ जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किनके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसको हमने क्या लिखा था? उसको बाद में हमने लिखा था Gm1m2 अपॉन आर स्क्वेयर, और वही रहेगा हमारा m1। क्या रहेगा? ये हमारा मास रहेगा m1, और ये हमारा m2 रहेगा। उसके बाद r क्या रहेगा? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। और हमको क्या चाहिए? सिर्फ g तो हमारा कांस्टेंट है, और वो कभी भी चेंज नहीं होगा, और क्योंकि वो यूनिवर्सल है। तो यही है, इसी तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। चलो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले आंसर, बोर्ड में भी आंसर लिखना है, तो आंसर लिखने का एक बेस्ट वे है, सबसे पहले आंसर लिखो, उसमें क्या लिखो? गिवन डेटा सबसे पहले लिखो।
क्या लिखो, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा मतलब हमको जो जो दिया है उसको हम गिवन डेटा बोलेंगे। तो गिवन डेटा हमारा ऑब्जेक्ट 1 है महिंद्रा, महिंद्रा को ऑब्जेक्ट 1 बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट 1 का मास हमारा M1 रहेगा, वो रहेगा हमारा 75 kg। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट 2 रहेगा, उसका मास M2 रहेगा, वो हमारा रहेगा 80 kg। क्या रहेगा, 80 kg। उसके बाद हमको उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, उस डिस्टेंस को हम R बोलेंगे, और वो R क्या रहेगा, R रहेगा हमारा 1 मीटर। क्या बोल रहेगा, 1 मीटर। अभी हमको जी भी मालूम है, हमको जी रहेगा हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ हम क्या बोलेंगे, अब हमको जो फाइंड करना है उसको हम लिखेंगे एफ व्हाट। तो एफ फाइंड करना है तो एफ लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मूला यूज, क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यूज्ड। तो फॉर्मूला यूज वाला क्या है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एफ इज इक्वल्स टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वेयर। ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। तो ये आप यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद हमारा आएगा आंसर, उसको हम बोलेंगे फाइनल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विल बी, तो देखो सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, तो एफ इज इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू डाल देते हैं हम, एफ इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू है हमारी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। उसके बाद M1 मतलब मास फर्स्ट, उसकी वैल्यू क्या है 75 kg। मास सेकंड, उसकी वैल्यू क्या है 80 kg। और उन दोनों के बीच का डिफरेंस R, उसका स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या है 1। अभी 1 बेस में है, 1 का स्क्वायर करो, कुछ भी करो, वैल्यू क्या आने वाली है 1, और वही 1 ही रहेगा। तो बेस का कोई लेना देना नहीं। तो एफ विल भी क्या होगा, एफ होगा 6.67, सभी हम इंटू 10⁻⁻6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 75 8 जा क्या होता है, वो होता है 6000। क्या होता है 6000। 75 8 जा 600। 75 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो वो 150 होगा। 2 गुना क्या करेंगे, वो 75 का। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, कि हमको पता है 75 इंटू 2 है, तो 75 इंटू 80 है, 75 इंटू 80 है। तो 80 नहीं लेंगे हम उसको, हम उसको 8 लेंगे, और 8 को भी हम 8 न लेते हुए उसको 4 इंटू 2 लिखेंगे। तो 75 का डबल होता है 150, और 150 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 का कितना होता है, 154 का होता है हमारा 600। क्या होता है 600, और वही हमने 600 यहाँ पे लिखा। तो एक जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो होगा 6000। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा 6000। तो 6000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। तो जो फाइनल आंसर है वो है हमारा, देखो फाइनल आंसर, जस्ट मिनट, वो हमारा होगा एफ इज इक्वल्स टू 6.67, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6.67 से मल्टीप्लाई करने के बाद 40.02 उसका आंसर होगा। और इंटू रहेगा वो 10⁻⁴ 40.02 करने के बाद, अभी देखो ये 10⁻⁴, ये जो उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। देखो 6.67, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 6 से, इंटू 10⁻⁻11 जैसे का तैसा। और 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6000 को 6 इंटू 1000, और 1000 को हम क्या लिखते हैं, उसका पावर क्या रहता है 3 रहता है। 10⁻3 मतलब 1000, 10 का पावर 3 मतलब 10 के साथ 1 के साथ 3 0, 10 का पावर 2 मतलब 1 के साथ 2 0। 10 का पावर अगर हम 3 लेंगे तो 1 के साथ कितने जीरो होंगे, 3 जीरो। 10 का पावर अगर 4 लेंगे तो 1 के साथ कितने जीरो होंगे, 4 जीरोज होंगे। तो यहाँ पे कितने जीरो है 10 के साथ, 3 जीरो है 1 के साथ, तो वहाँ पे 10⁻³ होगा। सो हमारा एफ होगा, एफ इज इक्वल्स टू 6.67 से 6 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा वैल्यू आएगा 40.02। क्या आएगा 40.02 इंटू 10⁻⁻11, और यहाँ पे +3 बेस सेम है, दोनों के एडिशन करो। एडिशन करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी -8, और -8 आने के बाद उसका जो यूनिट है वो रहेगा न्यूटन। सो -8 आने के बाद एफ फाइनली हमारा होगा 4.002 इंटू 10⁻⁻, क्या रहेगा, हम एक डिजिट पॉइंट शिफ्ट कर लेंगे। अगर पॉइंट हमने शिफ्ट किया तो शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, वो होगा हमारा 4.022 इंटू 10⁻⁻, वो -1 होते हुए वो यहाँ पे +1 होगा, इंटू 10⁻⁻8 हमारा तो है ही।
तो F इज इक्वल्स टू 4 पॉइंट क्या रहेगा 0.0002 इंटू 10⁻⁴ इन दोनों का एडिशन किया तो होगा -7। क्या होगा -7। उसको हम क्या लिखेंगे यन कैपिटल यन, उसका क्या होगा यूनिट होगा। तो हमारी एफ की वैल्यू क्या आएगी, इस तरह से हम क्या मिलेगा एफ मिलेगा। तो चलो उसके बाद है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि जो पहला न्यूमेरिकल है उस पहले न्यूमेरिकल में हमने क्या देखा था, महिंद्रा और विराट दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट एक बेंच पे बैठे हुए हैं। तो बेंच पे बैठे हुए हैं तो हम अभी अज्यूम करेंगे जो हमारा बेंच है वो हमारा फ्रिक्शन लेस है, उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन मतलब वहाँ पे कोई घर्षण नहीं होगा। अगर कोई घर्षण नहीं होगा, कोई अपोजिशन नहीं होगा, तो हमारी जो चीज़ है, अगर सपोज दिस हम इसको इन दोनों को इस ऑब्जेक्ट बेंच पे रखेंगे, तो बेंच पे रखने के बाद यह है हमारा महिंद्रा और यह है हमारा विराट। विराट की पोजीशन हम स्टेबल रखेंगे और हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि हमारा जो बेंच है वो फ्रिक्शन लेस है। क्या है, फ्रिक्शन लेस, वहाँ पे फ्रिक्शन कोई भी नहीं होगा। तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। और ये जो फोर्स है हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में निकाला है, तो यही फोर्स एग्जर्ट वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वजह से क्या होगा कि महिंद्रा और विराट दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन हमको क्या बताना है कि ये महिंद्रा जो है, ये महिंद्रा यहाँ से मतलब उसने मूव किया, मूव करते हुए उसने स्टार्ट करा, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रही उसको हम यू बोलेंगे और वो क्या होगी 0 होगी। यही यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी है 0। तो 0 वेलोसिटी के साथ 1 सेकंड होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स द विराट आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद। और विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ, किस तरह से वो टाइम के मतलब रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है और कैसे चेंज हो रही है, इस तरह से हमको इसको निकालना है। तो अभी हम इसका गिवन डेटा निकाल लेंगे। आई होप द प्रॉब्लम विल बी क्लियर फॉर यू। इस तरह से अगर आप प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो एग्जाम में इस तरह के 100 प्रॉब्लम भी आ जाएंगे, तब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो चलो देखते हैं। अभी देखो क्या है, इसका गिवन डेटा निकालेंगे। तो गिवन डेटा क्या है इसका, सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा आंसर में हम निकालेंगे इसका गिवन डेटा। क्या निकालेंगे, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा हमारा रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले हमको पता है क्या दिया हुआ है, महिंद्रा दिया हुआ है। तो हम महिंद्रा, और इसमें ये भी दिया है कि प्रीवियस एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे बार बार महिंद्रा का मास लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसको क्या लिखेंगे हमको मालूम है प्रीवियस न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया है उसमें हमने वैल्यू निकाली है, मतलब वैल्यू दी हुई है, हमको पता है कितनी है। एम की वैल्यू है हमारी 75 kg। कितनी है 75 kg। और आगे क्या बोला है, अज्यूमिंग द बेंच इज फ्रिक्शनलेस। उसके बाद स्टार्ट विद द जीरो वेलोसिटी। तो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया तो हमारा एक्सेलरेशन यू, हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी यू वो हमारा 0 रहेगा, उसको 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद व्हाट विल बी द महिंद्राज वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स द विराट आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद। तो यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है 1 सेकंड। ये हमारा जो u और t है ये हमारे प्रॉब्लम के पार्ट सेकंड में काम आएगा। तो हमको क्या पता है, यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम्पल है, तो प्रीवियस एग्जाम्पल में और एक वैल्यू हमने f की वैल्यू निकाली थी, वो रही थी हमारे 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ये हमारी किसकी वैल्यू थी, ये हमारी एफ की वैल्यू थी जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने निकाली थी। तो अभी क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होता है और हमको फाइंड क्या कर रहा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में अब देखो बच्चों कि बड़ा प्रॉब्लम है इसलिए मैं बाकी काम नहीं लिख रहा हूँ, एक ही पेज पे प्रॉब्लम इधर आ जाएगा। तो हमको क्या पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोल रहा है हमको कि जो हमारा फोर्स रहता वो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यही पे हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ जैसे का इक्वल्स टू एफ जैसे का तैसा, और यम उसके साथ कैसे है मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या जाएगा यहाँ पे नीचे डिवीजन में। सो द ए विल बी, एफ क्या है हमारा 4.002 इंटू 10⁻⁻7
अपॉन यम क्या रहेगा हमारा, यम की वैल्यू है हमारी 75 kg। क्या है, 75 kg। इसको अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, 75 kg। तो 75 kg लिखने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर है, वो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। द एक्सेलरेशन विल बी 5.34। जब आप ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 5.34। मिनट, a is equals to 5.34 into 10 raised to power minus 9 into 10 raised to power minus 9। और ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट हमको पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा एक्सेलरेशन। तो अभी देखो यहाँ पे क्या निकाला हमने, एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन की वैल्यू 5.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकला। तो अभी हमको क्या पता है, एक न्यूटन के हमको काइनेमेटिकल इक्वेशंस पता है, जो पिछले स्टैंडर्ड में हमने फर्स्ट चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन में पढ़ी थी। 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। हमने ये तीनों ही इक्वेशन पढ़े थे। तो इसमें का हम पहला इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रहेगा, u प्लस ए टी। तो अभी v क्यों निकालना है हमको, क्योंकि हमको वेलोसिटी के बारे में बोला है। तो v क्या रहेगा अपना, u प्लस ए टी। बाकी 3 इक्वेशन क्यों नहीं यूज करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। और हमारे पास तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ये तीसरा वाला इक्वेशन। तो बाकी पहला इक्वेशन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि बाकी दोनों ही इक्वेशन में हमको यस बोला है, यस इज द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे कोई मतलब उसका मेंशन ही नहीं किया, इसलिए ये दोनों ही इक्वेशन हमारे यूजेबल नहीं है। इन दोनों को हम यूज नहीं करेंगे। तो किसको यूज करेंगे, हम सिर्फ यूज करेंगे पहले वाले इक्वेशन को, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अभी हमको u भी बताए, a भी बताए, t भी बताए। तो v क्या रहेगा हमारा, u की वैल्यू 0 प्लस a हमारा 5.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या रहेगा माइनस 9 इंटू t क्या रहेगा हमारा, t इज द 1 सेकंड। तो फाइनली द वेलोसिटी आफ्टर द 1 सेकंड विल बी 5.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 व्हेन वी अज्यूम द बेंच इज फ्रिक्शनलेस। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आ गई किसकी, वेलोसिटी की। So in this way we are getting the value of velocity after 1 second and we assume कि हमारा जो बेंच है जिस पर हम वो महिंद्रा और विराट सिट कर रहे हैं वो सीटिंग है। तो जो बेंच है वो क्या है, फ्रिक्शन लेस है। यहाँ पे यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो बेंच है वो फ्रिक्शन लेस है। सो इधर ही लिखेंगे हम, हियर बेंच इज फ्रिक्शन लेस। क्या है हमारा, फ्रिक्शनलेस है वो। ओके, सो इसके बाद हम देखेंगे, ये रहे हमारे दो न्यूमेरिकल्स। तो इसके बाद हम देखेंगे लो टाइड और हाई टाइड क्या रहती है। तो लो टाइड और हाई टाइड की उसको हम क्यों लो टाइड और हाई टाइड आती है, और क्यों हम देखते हैं समुद्र में भरती ओटी आती है, तो क्यों आती है वो, तो उसके पीछे एक सॉलिड रीजन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्वियसली अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या है, मून है। तो मून अर्थ के अराउंड भी घूमता है, तो घूमता है तो घूमते घूमते उसमें एक फोर्स अट्रैक्ट होता है। दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, और वहाँ पे जो फोर्स एग्जिट होता है, वो फोर्स एग्जिस्ट दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। उन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू भी हम निकालेंगे। तो जो वैल्यू है वो बाद में, वैल्यू तो हमने निकाली। तो उन दोनों के बीच में देखो अभी क्या रहता है कि इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एग्जांपल देखो कि अगर एक इंसान रहा, उसको हमने खींचा, तो खींचते वक्त सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हम सबसे पहले उसके कपड़े खींचेंगे। तो वही इंसान है, उसके कपड़े खींचेंगे तो अकेले इंसान नहीं आएगा, मतलब पहले पूरा उसका, पहले कपड़े आएंगे फिर इंसान आएगा। तो वही इंसान है हमारा अर्थ, और कपड़े क्या है, अर्थ पे जो वाटर है वो कपड़े। तो सबसे पहले बाहर क्या आएंगे, कपड़े आएंगे। तो कपड़े बाहर खींचे जाएंगे, मतलब वाटर बाहर खींचा जाएगा। क्यों, क्योंकि मून है। मून क्या करता है, मून अर्थ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहाँ पे जो पानी है, पानी ऊपर आता है, और उसकी वजह से हाई टाइड आती है। तो देखो अभी पानी आगे आया,
आया थोड़ा पानी आगे, पीछे वाला भी पानी आगे आया, लेकिन जब भी हमको कोई खींचेगा, हमारे कपड़े खींचेगा, तो हम क्या करेंगे, हम भी पीछे खींचते हुए जाएंगे। तो पीछे खींचते हुए जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि हम भी खुद से एक फोर्स लगाएंगे। तो इसी वजह से अर्थ भी खुद की तरफ एक फोर्स लगाती है पीछे की तरफ, और वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है। इस वजह से यहाँ पे फिर से हाई टाइड आती है, और लो टाइड्स तो ऊपर ही आती है, क्योंकि अपने अर्थ का जो शेप है वो मतलब स्फीरिकल शेप ना होती हुए जियोइड शेप है। तो जियोइड शेप होने की वजह से वो क्या रहेगा, वहाँ पे हमारे पास लो टाइड और हाई टाइड ऑकर होंगे। क्योंकि जो मून है वो कंटिन्यूसली एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा। किस पे एक्सर्ट करेगा, वो हमारे अर्थ पे एक्सर्ट करेगा। तो यही, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने बहुत मतलब हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सभी देख लिए हैं। अगर आपको थोड़ा सा ही डाउट होगा तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या तो फिर इस लेक्चर को बाद में फिर से देख लीजिए, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशन चैप्टर फर्स्ट। सो इस तरह से, इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन, सच इंफॉर्मेशन हेल्पफुल, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन सच में हेल्पफुल लगी तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको सच में दिस इंफॉर्मेशन, ये सभी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।